बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज आपसे बात करना चाहूँगी माँ और बेटी के रिश्ते के बारे में। देखिए, हम बच्चों की बात अक्सर करते हैं, पेरेंट्स की अक्सर बात करते हैं, लेकिन माँ और बेटी का जो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा ताल्लुक़ होता है, उसके बारे में बात करना मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट हम अक्सर आपसे यही कहते हैं कि व्यूअर्स, अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखना ज़रूरी है। उस माँ जिसके पैरों तले जन्नत है, उसको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि पेरेंट्स के बच्चों की तरफ क्या फ़राइज़ होते हैं। हम ये तो कहते हैं कि बच्चों को उफ़ तक नहीं कहना चाहिए, और ज़रूर बच्चों को उफ़ तक नहीं कहना चाहिए। मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये हुक्म दिया गया है। लेकिन देखें, बहुत से हुक्म दिए जाते हैं और उन सबको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारी ईगो आ जाती है, 100 और मसाइल आ जाते हैं। देखिए, जहाँ पे बेटियों का माँ के साथ एक बड़ा ही प्यारा ताल्लुक़ होता है, बच्ची की पहली दोस्त भी उसकी माँ होती है, एंड टू बी ऑनेस्ट बच्चों की पहली दुश्मन भी उनकी माँ ही होती है। बीइंग अ मदर आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बच्चों का बहुत से ऐसे काम करने को जी चाहता है, चीज़ें करने का दिल चाहता है जिस पे हमें ना कहनी पड़ती है एज मदर्स। सो अक्सर बच्चों को लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनकी अम्मा ही है, जो हर बात पे ना कहती है। लेकिन वक्त के साथ औलाद को इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो जाता है कि माँ ने अगर मना किया ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे या बड़े होने के बाद भी, तो उसके पीछे उनका प्यार, उनकी सोच, उनके ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। लेकिन बेटियों के साथ माँओं का क्या रवैया होना चाहिए, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैंने नोटिस किया है कि जो चीज़ें हम ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, हम अक्सर अपनी बेटियों को जब वो एक्सपीरियंस करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर बर्दाश्त का अंसर बहुत कम होता है। बेटियों को प्रॉपर तरीके से गाइड करना और उनको सही तरीके से आगे लेके चलना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि बेटों की तरबियत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, बेटों को प्रॉपर गाइडेंस देना हम सबका फ़र्ज़ है, और बेटों की तरबियत इन मैनी वेज़ बेटियों की तरबियत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि अगर एक घर का मर्द पॉजिटिव तरीके से घर वालों के साथ पेश आएगा, जैसे कि अगर एक लड़का है, उसकी शादी होती है, वो अपनी माँ के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करता है, अपनी बहनों के साथ तो नेचुरली अपनी बीवी के साथ भी उसका एटीट्यूड पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर एक लड़का बदतमीज़ है, खर दिमाग है, मिसबिहेव करता है, तो उसका फिर वही बिहेवियर जो है अपनी बीवी की तरफ भी प्रोजेक्ट होगा। सो ये एक सेपरेट चीज़ है। आज क्योंकि स्पेसिफिकली माँ और बेटी की बात की जा रही है, इसलिए मैं बेटी को इन फोकस रख रही हूँ। ये बात इसलिए कर रही हूँ, कहीं लोग ये ना सोचे कि अगर बेटियों पे इतना कह रही हूँ तो मेरा पॉइंट ये है कि बच्चियों को आप सेट करें और उनको एक सर्टन तरीके से सीधा कर दें, बेटों की खैर है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बेटों की तरबियत और बेटियों की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर तरीके से करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, बच्चियाँ इस दुनिया में आती हैं ऑलरेडी एक बैक फुट पे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि पहले ही बहुत से लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई होती है कि बेटा अगर पैदा हो तो बड़ी बेहतर चीज़ है। अगर हमारे घर बेटा होगा तो वो हमारे घर को आगे लेके चलेगा, हमारी नस्ल उसके थ्रू आगे बढ़ेगी। और इन सब ऑब्सेशंस की वजह से बेटों की तालीम पे फोकस किया जाता है। हर चीज़ जो होती है वो बेटा रिलेटेड होती है। जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम अपने घर की बच्चियों को एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं। ओपनली नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस में बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है कि मैं इतनी अहम नहीं हूँ। फिर जब माँ ही बच्ची को कहती है कि भाई को ये मत कहो, भाई को जाओ फलां चीज़ ला दो, भाई के लिए ये और भाई के लिए वो, तो और ज़्यादा ये चीज़ एक बच्ची को मेंटली डिस्टर्ब कर देती है। हमें तो अपने घर के मर्दों को ये सिखाना चाहिए कि अगर भाई है कि भाई बहन से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, अगर बाप दबक रहा है तो उसको रोक लेना। कि एक हद से ज़्यादा बच्ची को नहीं डांटना, और एक हद से ज़्यादा उसके ऊपर वो जो कहते हैं ना कि एक वर्बल असॉल्ट नहीं करना। और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे घर के बेटों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, लेकिन बेटियों को आते जाते थप्पड़ लगा दिया जाता है। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। व्यूअर्स, जिस बच्ची ने कल को आगे जाके खुद माँ बनना है, एक घर की बहू बनना है, एक शख्स की बीवी बनना है और बिल्कुल एक नई एनवायरनमेंट में जाना है, उस बच्ची को कॉन्फिडेंट बनाना और उसकी जहनी नशोनुमा के ऊपर फोकस करना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ साथ बच्चियों की सेहत के ऊपर तवज्जो देना, और ये सारी चीज़ें व्यूअर्स अल्टीमेटली माँ ने ही करना होता है। और उसके साथ साथ एक अच्छा ताल्लुक़ अपनी बेटी के साथ रखना।
उससे बात करना, उससे कम्युनिकेट करना, उसे प्यार देना, उसे गले लगाना, उससे लाड करना, उसकी अचीवमेंट्स पे उसका साथ देना। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे शी हैज़न्ट डन वेल, उसको हौसला अफजाई करना, ये सब चीज़ें व्यूअर्स बहुत मैटर करती हैं। मैंने तो खैर अल्लाह ताला से बड़ी मिन्नतें तरले करके बेटी मांगी और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मुझ जैसी गुनाहगार और मतलब मुझ जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ। और व्यूअर्स, सच्ची बात है, एंड में बेटियाँ ही माँ बाप की होती हैं, वही माँ बाप की खिदमत करती हैं, उन्हीं को माँ बाप का दुख होता है। इवन दो बेटे इसलिए लोग पैदा करने की ख्वाहिश रखते हैं कि ये हमें संभालेंगे, वो तो अपनी फैमिलीज़ के हो जाते हैं। बच्चियों की एक बात होती है कि चाहे उनकी शादी हो जाए, उनका पूरा एक सेटअप बन जाए, वो अपने माँ बाप को अपनी फैमिली पहले ही कंसिडर करती हैं और बाकी लोग उसके बाद आते हैं। और अल्टीमेटली अगर आपने अपनी बच्चियों को कदर सिखानी है रिश्तों की, तो पहले उन बच्चियों की कदर तो करें, उनको तो प्यार दें, उनसे तो लाड करें। बच्चियाँ तो वैसे ही इतनी प्रेशस और इतनी ख़ास पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि अगर अच्छे तरीके से उनको गाइड किया जाए तो पूरे ख़ानदानों को भी जोड़ के बेटियां ही रखती हैं। अगर मैं अपनी बड़ी बहन की बात करूं तो अगर हेड ऑफ़ द फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो आपा ही है। आपा मेरे से 2 साल बड़ी हैं और मेरे भाई से 3 साल बड़ी हैं, और जब भी कोई मसला, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम होती है, आपा सबसे पहले पहुँचती है। सुख का लम्हा हो, दुख का लम्हा हो, आपा को हर बंदा सीक आउट करता है, क्योंकि शी इज़ सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, प्यार करने वाली, गिविंग, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव। और व्यूअर्स, मैं सीरियसली ये बात इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरी बहन है। ये मेरी बहन के बारे में लोग बात करते हैं, दूसरे फैमिली के लोग कहते हैं, मैं तो वो बातें सिर्फ आपको रिपीट कर रही हूँ। सो बात यह है कि अगर एक लड़की को आप पॉजिटिव अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा करते हैं तो वो आगे जाके एक बहुत पॉजिटिव और फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी भी बनती है। सो बच्चियों का माँ के साथ एक प्यार का ताल्लुक़ होना, एक अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक़ होना, और बाप के साथ भी एक अच्छा पॉजिटिव ताल्लुक़ होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, वही बेटी कल को आपकी बेस्ट फ्रेंड बनती है, वही बेटी कल को सुख दुख में आपका साथ देती है, तकलीफ़ में आपके साथ खड़ी होती है। सो आज हम कोशिश करेंगे कि माँ और बेटी के उस ख़ास और बहुत ही खूबसूरत रिश्ते पे बात भी करें और एक ऐसी माँ बेटी की जोड़ी आपसे मिलाएं जो दोनों ही बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही ब्रिलियंट हैं और एक दूसरे का बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत सपोर्ट सिस्टम है। मैं तो बस यही कहूँगी व्यूअर्स के बेटियों की कदर समझें। बेटी का जो रिश्ता है वो इतना अनमोल रिश्ता है, उसकी अहमियत का इंसान को तभी पता चलता है जब इंसान खुद माँ बनता है और आपकी ज़िंदगी में एक बेटी आ जाती है, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो। एंड अगेन लाइक आई सेड, अपने आप को तो मैं बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बेटी जैसी रहमत के साथ नवाजा, और हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिन जिन को अल्लाह ताला ने बेटियों से नवाजा है। व्यूअर्स, जेन्युइनली आज बहुत दिल था कि बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं कि बेटियां कितनी अनमोल और कितनी खूबसूरत होती हैं, और उन बच्चियों का ख्याल करना और उनकी कदर करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हमारी अपनी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती, बच्चों को ये करना चाहिए, बच्चों को वो करना चाहिए, उनको ऐसे पेश आना चाहिए, वैसे पेश आना चाहिए। हमारा बिहेवियर, हमारा रद्द अमल क्या है, ये बहुत मैटर करता है। और एक और बात, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आप अपनी बच्चियों को बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे, उनके साथ अच्छी तरह पेश नहीं आएंगे, कल को हो सकता है कि जब आप एक सर्टन एज पे पहुँचें, आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, एक सर्टन स्टेज पे पहुँचते हैं, तो शायद वो बच्चियाँ आपके साथ ताल्लुक़ ना रख पाएँ क्योंकि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है। और व्यूअर्स, दुनिया बदल गई है, अच्छे के लिए बुरी है, बुरे के लिए बदली है, ये एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है। लेकिन अब बच्चे बड़े आराम से अपने माँ बाप से ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। मैं बहुत से ऐसे घरों में लोगों को जानती हूँ। मेरी अपनी एक दोस्त है, उसकी अपने पेरेंट्स से, अम्मी अब्बा से और भाई बहनों से कोई 6-7 साल से गुफ्तगू ही नहीं हुई, बात ही नहीं होती। ना वो उसको बुलाते हैं, ना वो उनको बुलाती है, और वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे अल्लाह माफ़ी दे तो बस इस्तग़फ़ार के वो यतीम है, और उसके घर वाले ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे उनकी वो बेटी कभी थी नहीं। तो अल्टीमेटली व्यूअर्स, मतलब उससे अपनी मर्ज़ी से शादी की, इस बात पे बड़े गिले शिकवे हुए, माशाल्लाह अब उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन पेरेंट्स और फैमिली उससे बात नहीं करती। तो व्यूअर्स, बच्चों की मर्ज़ी को भी अंडरस्टैंड करना, रिगार्ड के साथ चलना। अगर बेटे मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं तो अगर बेटी की कोई पसंद है तो कम से कम मुलाकात करके, देख के, उस
जिधर वो शादी करना चाह रही है उस ख़ानदान के साथ कोई इंटरेक्शन करके एटलीस्ट ट्राई तो करें। हर चीज़ पे जो हम अपनी बेटियों को ना कह देते हैं ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और फिर लाइक आई सेड, दुनिया बदल गई है व्यूअर्स, लोग एक सेकंड में ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। और जिस स्टेज पे आपको एहसास होता है कि उस ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, उस वक्त तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। सो ताल्लुक़ और इन रिलेशनशिप्स की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना और माँ और बेटी के ताल्लुक़ की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे माँओं का बेटियों के साथ साथ एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि माँ ही वो रोल मॉडल होती है जिसको बेटी कल को फॉलो करती है। अगर माँ का प्यार बच्ची को नहीं मिलेगा तो वो आगे अपने बच्चों को किस तरह प्यार देगी, उसको समझ ही नहीं आएगी। हम तो जो सीखते हैं वही करते हैं। सो एक अच्छी माँ होना भी बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ से हम किचन की तरफ बढ़ेंगे। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ खान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुगन आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तैयबा जी, ये बताइए कि आज का जो हमारा टॉपिक है, हाँ जी, माँ और बेटी का रिश्ता, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ज़बरदस्त एक बात की कि बच्चियों ने नेक्स्ट घर में जाना है। आप यकीन करें कि मैं अपने बेटे को भी यही ट्रेन करती हूँ। जब उनकी छोटे हैं अभी, तो अगर लड़ाई हो जाती है तो मैं उनको ये समझाती हूँ, बेटा अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करे, उन अगले घरों में उन्होंने जाना है, तो आप उनके साथ उनको यहाँ पे अच्छा माहौल कम अज़ कम दो। तो दूसरा ये कि रोल मॉडल, जैसे आपने कहा, तो डेफिनेटली माएँ रोल मॉडल ही होती हैं। और देखिए, आपने जो ये भाइयों वाली बात की, यहाँ पे मैं ये भी ऐड करूँगी कि व्यूअर्स ये चीज़ माँ सिखाती है। क्योंकि अगर भाइयों को पता है कि ये मेरी बहन है, मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है जी, और यही चीज़ और यही रवैया बाप का है अपने बच्चों की तरफ और स्पेशली अपनी बेटियों की तरफ, तो कल को वो बच्ची जिस भी घर जाएगी, अगलों को पता होगा कि इसके पीछे इसके बाप और इसके भाई खड़े हुए हैं चट्टान की तरह, माँ साथ खड़ी है। अगर अपने ही घर में आप बच्ची को बुरी तरह ट्रीट करेंगे तो बाहर वालों से क्या आप उम्मीद रख सकते हैं? वो तो पहले बाहर वाले हैं ना। एक टाइम के बाद देखिए, आप किसी भी नए घर में जाते हैं तो आपको फौरन ही बेटी नहीं बना लिया जाता, आप अपनी बेटी की तरह जगह बनाते हैं और वो भी आपकी ज़िंदगी में माँ बाप की जगह या शोहर जो है फैमिली की तरह आपके साथ चलता है, तो फिर एक रिलेशनशिप बनती है। सो अगर हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को खुद अच्छी तरह नहीं ट्रीट करेंगे तो अगले घर में क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं। अब इस तरह हम लोग एक ड्रामा देख रहे थे, उसमें ना ओल्ड एज होम जो है, वहाँ पे बुजुर्ग ख़वातीन बैठी हुई थी, तो मेरे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मामा ये क्या है ना। मैंने कहा बेटा आप अपने घर में देखो पहले कि मेरी जो वालदा हैं रियल, वो मेरे साथ रहती हैं माशाल्लाह। मेरा भाई सेपरेट हो गया, मतलब शादी के बाद, तो वालदा मेरे साथ। तो मैंने कहा आप ये देखो कि आपकी मामा कैसे उस चीज़ को कैरी कर रही हैं बेटा। मैंने भी कल कोई स्टेज में आना है तो मैं आप लोगों को वो चीज़ करके दिखाऊंगी, तो कल को आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना कि नानो हमारे साथ हैं और माशाल्लाह आप उनके साथ मेरा एटीट्यूड देखते हैं किस तरह है। तो अभी भी सुबह में आ रही थी, आप यकीन करें बेटी ने पीछे से आवाज़ दे के हग किया, और वो जो हग है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग और मतलब आपको सारा दिन एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत होती है, और जो एक बेटी की तरफ से होती है। और फिर दुख इस चीज़ का होता है कि जब बेटी इस तरह के अक्सर माँ बाप को या माँ को स्पेशली आके लिपटती है, तो माँ घर के कामों में बिजी है, इसमें बिजी है, तो वो ऐसे मैंने अक्सर देखा है माँ परे कर देती है। बिल्कुल भाई, वही जफियाँ और वही लाड आपको तब याद आएगा जब बच्चियाँ अपने घरों की हो जाएंगी और उस वक्त या आपको जरूरत बाहर चली जाएंगी पढ़ने के लिए या बिजी हो जाएंगी। सो इन चीज़ों की कदर करें। और बात यह कि आज आप अपने बच्चों को गले लगाएंगे, उनको चूमेंगे, उनको इम्पोर्टेंस देंगे, उनको वैल्यू देंगे, तो कल को जब आप इस एज पे पहुंचेंगे और उसके बाद उनके जब अपने बच्चे होंगे, देखिए प्यार करेंगे तो आगे से वो बच्चे प्यार सीखेंगे और उसी प्यार को इम्प्लीमेंट करेंगे। तल्ख होंगे, बच्चों को परे करेंगे। अब मैंने बहुत घरों में ये देखा है, जिन घरों में ज़रा थोड़ा सा फॉर्मल एटीट्यूड होता है, वहाँ पे लाड़ियाँ जफियाँ पपियों वाला माहौल नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कहते हैं उन्होंने अपने बाप को कभी गले नहीं लगाया, अस्सलाम वालेकुम सर जी, खुदा हाफिज़, बस इतना ताल्लुक। खैर, आज किचन में हम क्या बना रहे हैं? जी, आज हम बना रहे हैं पेरी पेरी बाइट्स और उसके साथ स्टफ़ चिकन। तो पहले मैं रेसिपी बता देती हूँ आपको, इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ पेरी पेरी बाइट्स के। हरी मिर्च 8 से 10 अदद, कीमा, चिकन का कीमा आधा किलो, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 कप, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ 1 कप, केचप 1 कप, मैदा 1 कप, अंडा 2 से 3 अदद और दड़ा मिर्च हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले मैं आपको पेरी बाइट्स की रेसिपी बता देती हूँ। इसके लिए आपने हरी मिर्चें जो हैं वो ज़रा बड़े साइज़ में लेनी है, लेकिन कोशिश करनी है कि उनकी स्किन जो है वो हार्ड नहीं हो, वरना फिर वो आपको तलने में प्रॉब्लम होगी और वो गलेंगी नहीं।
तो इसके लिए आपने कीमा जो है पहले उसको मैरिनेट कर लेना। हम उसमें सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और उसके बाद हम ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने हरी मिर्चों को सिरके के अंदर डिप किया हुआ है, इसको तकरीबन आधा घंटा आपने डिप करके रखना है। उसके बाद स्टेन करके अच्छी तरह इसको ड्राई कर लेना है। और जो कीमा है, कीमा आप ये करेंगे कि कीमे को आप अपने हाथ पे फैला के उसमें जो है ये सब्ज़ मिर्च उसको हम उसके अंदर रखेंगे और इसकी जो स्टफिंग है उसके लिए हम चेडर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। चेडर चीज़ जो है अंदर से हम सीड्स इसके रिमूव करके मिर्च के उसके अंदर हम चेडर चीज़ भर के उसके बाद जो कीमा है जो मैंने आपको बताया हाथ पे रख के उसमें मिर्च रख के उसको आप उसके ऊपर लपेट दें, उसको कवर कर दें, रैप कर दें उसके साथ। और फिर उसको आपने जो है वो मैदे के अंदर अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको हम फ्राई कर देंगे। अच्छा, ये बड़ा एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। नॉर्मली पेरी बाइट सारा अंदर स्टफ कर देते हैं, स्टफ होता है। ये एक इंटेलिजेंट चीज़ है क्यों? क्योंकि अक्सर पेरी बाइट्स के ऊपर से वो उतर जाता है सारा क्रम, तो अगर आप ऊपर से कीमा लगा के उसको डिप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि मतलब अंदर भी कर सकते हैं स्टफिंग, लेकिन मुझे पर्सनली ये पसंद है तो मैं ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। स्टफ़ चिकन। इसमें मैरिनेशन के लिए हमें मुर्ग का गोश्त 3 से 4 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, जैतून का तेल 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, मक्खन आधा कप, पार्सले 6 खाने के चम्मच, मैदा 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 पैकेट, चेडर चीज़ 1 कप, ब्रेड क्रम्स 2 कप, अंडा 3 से 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च हस्बे जायका, ओरिगैनो आधा चाय का चम्मच। और स्टफ़ चिकन की भी बेशुमार रेसिपीज़ हैं, लेकिन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसमें चिकन जो मैंने लिखा हुआ है 2 से 3 अदद वो स्टेक हैं। चिकन स्टेक कट में आपने ले लेना है और उसको कहना है कि थोड़ा सा अपने बुचर को कहना है कि थोड़ा सा उसको थिक रखे, बहुत ज़्यादा थिन नहीं कर देना। और चिकन को मैरिनेट करने के बाद आप इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। उसके बाद आपने इसकी स्टफिंग करनी है। स्टफिंग के लिए आपने क्या करना है कि इसकी पॉकेट बनानी है। जो स्टेक है ना उसकी आप पॉकेट बनाएंगे, सेंटर से नहीं बनाइएगा, ऊपर से बनाना, वो आपको जो है वो ईजी रहेगा उसको मैनेज करना, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। तो ऊपर से पॉकेट बना के उसमें हम जो है मक्खन के अंदर में पार्सले ऐड करके तो इसको थोड़ा सा फ्रीज़ करके फिर वो पॉकेट के अंदर हम चिकन के अंदर ऐड करेंगे, साथ हम चेडर चीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद जो इसकी हमने ब्रेडिंग करनी है उसके लिए मेरे पास मैदा है, ब्रेड क्रम्स हैं और अंडा हम लेके लगा के सारा कुछ तीनों स्टेप्स तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो फिर इसको आपने मतलब सिंपली जो है ना अपने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल या बटर लगा के तो आप चिकन के पीसेस उसमें रख दें और प्रॉपर्ली जब वो कुक हो जाए तो आप उसको जो है वो सर्व करें किसी भी सॉस के साथ। आप पाइनएप्पल सॉस बना सकते हैं। अच्छा, आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स करेंगी ना? जी करूँगी। तो वही वाली चीज़ है ना, आप देखें बहुत से लोग ऑनलाइन जो रेसिपी दिखाते हैं ना उसमें ये दिखाते हैं कि आपने पतला सा स्लाइस चिकन का लिया, उसमें डाला, उसको रोल कर दिया। उसमें इशू ये आता है कि अनइवन हो जाता है चिकन, और एक साइड से कुक हो गया, दूसरी साइड से कच्चा रह गया। ये पॉकेट वाली चीज़ मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। ऊपर से स्लाइस करके, बेसिकली ये आपकी चिकन है, इस तरह करके आपने ऊपर से स्लाइस करके अंदर उसकी छुरी कर दिया, आपने इस तरह करके उसके अंदर पॉकेट बना दी। अब उसके अंदर आपने वो बटर बिल्कुल एंड पे डाल दिया, चीज डाल दी, थोड़ी सी सौते वेजिटेबल डाल के उसको बंद कर दिया। बेशक कुछ लोग तो टूथपिक से भी उसको सील कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो जम जाए। फिर उसके बाद और फिर इसकी मेन चीज होती है ब्रेडिंग के बीच में से उसके निकले ना बिल्कुल चीज वगैरह। तो आप इसको डिफरेंट सॉसेस जैसे मैं बता रही थी, पाइनएप्पल सॉस, मशरूम सॉस, किसी भी सॉस के साथ। वही एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तान में, उसमें लाहौर में जो बड़ा पॉपुलर है, जिसके बहुत से चेन्स हैं, उसके बर्गर भी बड़े मजे के होते हैं। उस जगह पे स्टफ चिकन विद पाइनएप्पल बचपन से हम खाने के लिए जा रहे हैं और वो इतने मजे का होता है, इतने मजे का होता है। उसके साथ मैश पोटैटोज भी होते हैं या फ्राइज आप ऑर्डर करते हैं, स्टार्ट वेजिटेबल्स भी होती हैं। मुंह में पानी आ गया, बहुत ही मजे का। मैंने वहाँ काम किया हुआ जुगन, और मैं पहले प्लान कर रही थी वो बनाने का। अच्छा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है इस प्रेशर के साथ हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते ना। वहाँ पे तो आपको पता है फ्रायर्स होते हैं बड़े थर्मोस्टेट के साथ। तो यहाँ पे जो है उसको मैनेज नहीं किया मैंने, इसलिए फिर वो कि मेरे व्यूअर्स जो है ना वो इजीली बना सकें घर पे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो चीज होनी चाहिए ना जो आप घर पे बना सकें, क्योंकि प्रोफेशनल किचन ऑब्वियसली हम यहाँ पे प्रोफेशनल किचन का भी सेटअप लगा सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना तैयबा जी, फिर हमारे 90% जो रेसिपीज की बात करेंगे वो हमारे बना ही नहीं सकते जो व्यूअर्स है। तो इसको हमने सर्व करना है सौते वेजीज के साथ। आप इसके साथ मैश पोटैटोज भी बना सकते हैं, तो हम इसको जो है सौते वेजीज के साथ बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइड है तो सॉटेड वेजिटेबल्स होंगी तो बेहतर हो जाएगा। दैट्स इट। हाँ जी, तो ये हमारी रेसिपीज हो गई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे साथ भी फीडबैक शेयर कीजिएगा। मैं तो भाई ऑनर ही ट्राई करूंगी, क्योंकि स्टफ चिकन हमारी पूरी टीम की एक बड़ी फेवरेट चीज़ है। अब देखते हैं कि तैयबा जी क्या कारनामा सर अंजाम देती हैं, ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद। एक्चुअली ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की। जैसे कि आप जानते हैं कोशिश हमारी यही होती है कि हमेशा फिटनेस की बात करें, हेल्थ की बात करें। तो आज बच्चों की जो हड्डियों के मसाइल चल रहे हैं
बोन हेल्थ, हर दूसरे बंदे की हड्डी टूटी हुई है, कोई इस टाइप का इशू हो जाता है, तो ये क्या है, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जो माशाल्लाह आयरलैंड में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी विजिटिंग प्रैक्टिस इनकी चलती रहती है। आप कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स मेडिसिन हैं। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साथ आप एसोसिएटेड भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान भट्ट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। एक तो डॉक्टर जब प्रोफेसर भी हो जाता ना तो फिर गलें बातें ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, राइट? ठीक कह रही हैं आप, मतलब मशवरा ही तो ज़रूरी है ना, और लेक्चर भी बड़े ज़रूरी हैं। जारी बात है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब देखिए, आप जब भी आते हैं मेरी कोशिश होती हूँ आपको पकड़ लूँ और कोई ना कोई जो हमने सवाल पिछले कुछ हफ्तों में महीनों में जमा किए होते हैं उनको कवर कर लूँ। तो डॉक्टर साहब किसी की भी बात करने से पहले मैं बच्चों की बात करना चाहती हूँ। जी। हम छोटे होते थे, कभी कोई 2-3 साल 3 साल में एक दफ़ा सुनने को मिलता था फलां के बेटे की टांग टूट गई या फलां की बेटी का बाजू टूट गया, कुछ इस टाइप की बात एवरी नाउ एंड देन। कि कुछ खेल रहे थे या अल्लाह माफ़ी दे गाड़ी टक्कर गई या साइकिल चला रहे थे तो साइकिल से बड़ी ज़ोर से गिरे या कोई टकराव तो कुछ टूट गया। ठीक है। स्प्रेन्स वगैरह हो जाते थे बच्चों को, बट एवरी नाउ एंड देन। अब तो हर घर में हर बच्चे की कोई ना कोई हड्डी एक दफ़ा टूट चुकी है। स्प्रेन तो एक नॉर्मल चीज़ है। और गिट्टे गोडों में बच्चों के ऐसे दर्द होती है कि मुझे समझ नहीं आती कि छोटे छोटे बच्चे जब कहते हैं कि टांग में दर्द हो रही है तो भाई टांग में क्यों आपके दर्द हो रही है? उछल कूद एक मुख्तलिफ बात होती है। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। क्या हमेशा से ये होता था, डायग्नोज अब होना शुरू हुए, या ये जिस तरह हम कैंसर के बारे में अक्सर कहते हैं कि क्या शायद पहले भी एग्जिस्ट करता था, लोग डायग्नोज नहीं कर पाते थे, या शायद हमारी खुराक से हो गए? बच्चों का ये क्या प्रॉब्लम है? हर वक्त इनकी बोन्स के इश्यूज चल रहे होते हैं, जॉइंट्स के इश्यूज चल रहे होते हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, बड़ी अच्छी। और फर्स्ट ऑफ ऑल के सबका शुक्रिया, और नाजरीन जो देख रहे हैं, ये एक आपने बड़ा एक अच्छा एक मौजू आज जो मुंतखब किया है, ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूँगा कि बच्चों में ये क्या हो रहा है। आपने कहा कि जब हम यंग थे और अब जो देख रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक फिगर कोट कर रही हैं। हो ये रहा है कि बच्चा जो है उसको हम बढ़ोतरी की उम्र, ग्रोइंग एज, वो बना इसीलिए कि उसने बढ़ना है, और उसको बढ़ने में हड्डियों को ताकत देने वाली चीज़ अगर मैं लोगों को बताऊं हैरान होंगे, वो उसका जंप करना, भागना, उछलना कूदना, जिससे उसकी हड्डियों ने, और लटकना। अब उसको रिप्लेस कर लिया है आपने घर में बैठना, टैबलॉइड, जंप ग्राउंड वगैरह पे वो जाते नहीं हैं, और उसके साथ साथ वो नेचुरल चीज़ें खाते थे। कभी कोई बाहर उन दिनों में स्कूलों में कोई लोग बच्चे गाजरें खा रहे होते थे, कोई बच्चे और चीज़ें खा रहे होते थे, अब वो क्या गन्ने खा रहे होते थे, उसके अलावा गडेरिया चीज़ें। अब क्या करते हैं बच्चे? अब बच्चे जो है वो ट्रीट्स लेते हैं, आप उन्हें जॉलीज, प्रोसेस चॉकलेट दे रहे हैं, आप उनको शुगरी ड्रिंक दे रहे हैं, फिजी जो शुगरी कोलाज हैं वो पीते हैं उसके साथ। और बात ये है कि देखिए, जो भी पैकेट में चीज़ें आती हैं वो फास्ट फूड और कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। बिल्कुल होती है। पहले खाना आपके सामने आता था तो बंदा उसको चबा के खाता था, बिल्कुल ऐसे। अब तो जो पैकेट्स में भी जिस तरह चिप्स है, आपने मुंह में डाला वो आधे घुल जाते हैं, आधे वो आपने, मतलब दांतों का सच आपका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। डेंटिस्ट को जब हम शो पे बुलाते हैं वो आगे से घूम के कहते हैं बच्चों के ना दूध के दांत टूटते हैं और ना ही नए दांत उनकी जगह आते हैं, क्योंकि दांतों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली ये थ्योरी जो है ये नेचर की है कि यूज़ इट और लूज इट। जिस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो नहीं होगा। अब हो क्या रहा है कि बच्चों की जो बोन हेल्थ है, बोन हेल्थ उसी वक्त आएगी जब उनको नंबर 1 खुराक ठीक मिलेगी, नंबर 2 एक्टिविटी ठीक मिलेगी, और नंबर 3 उस जो हमारे मुल्क के अब मसाइल हो रहे हैं कि हमें विटामिन डी, कैल्शियम का एक एपिडेमिक हो गया है, जैसे कोरोना और कोविड था उसी तरह हो गया है। तो लिहाजा उससे जब हड्डियां कमज़ोर होंगी, मसल्स में जान नहीं होगी, तो आपने जैसे पहले कहा कि उसमें स्प्रेन और एज़ वेल एज़ फ्रैक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये कंसर्न है, एक अलार्म है। फ्रैक्चर जो है जैसे बुज़ुर्गों में अलार्म है, बच्चों में भी आप फ्रैक्चर को अलार्म लें,
उसे देखें कि ये क्यों हो रहा है, ये नेचुरल नहीं है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी बार बार हड्डियां टूटती है, बिल्कुल जैसे कि मतलब टांग की हड्डी टूट गई, कभी बाजू की हड्डी टूट बिल्कुल गई, टूट कभी गई। मतलब देखें एक और भी तो इश्यू है डॉक्टर साहब जिसको हम रिकग्नाइज नहीं करते, वो है वजन का इश्यू। बिल्कुल है इशू। या तो बच्चे इतने अंडरवेट हो गए हैं बिल्कुल। कि कोई मांस ही नहीं है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए हमारे मसल्स वगैरह, जॉइंट्स वगैरह हमारी हड्डियों को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन है, उसके अंदर मसल है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब जिन बच्चों के जिस्म पे कोई मांस ही नहीं है, एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरा एक्सट्रीम ये है कि बच्चों पे इतना ज़्यादा वेट चढ़ जाता है, मोटापा इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चा चलने फिरने से भी चला जाता है। तो भागना दौड़ना तो सेपरेट चीज़ है, और जब एक बच्चा अपने वजन से फॉर एग्जांपल 30 किलो ज़्यादा है, अगर वो गिरेगा तो वो 30 किलो एक्स्ट्रा वजन के साथ उन हड्डियों पे गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा उसके तो आप अपने ही बोझ से। तो वो कमिंग बैक टू इट, तो जाहिर बात है कि एक तरफ आप हड्डियां कमज़ोर कर रहे हैं, उनकी नशोनुमा नहीं कर रहे, अपनी बॉडी को स्ट्रांग नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ आप ले क्या रहे हैं शुगर, चीनी, यानी वो चीनी का इस्तेमाल उनकी हर जो खुशी है, ट्रीट जिसको कहते हैं, हर उसमें बाज़ार से जो कोला ले रहे हैं, जो वो डब्बों का वो हड्डियों को भुरभुरा कर रही है। भुरभुरा कर रही है। उसमें जब मिनरल नहीं जाएंगे, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, जब उसमें विटामिन डी नहीं मिलेगी और बाहर नहीं निकल रही। आप अगर सारा दिन बच्चे को डेस्क पे बिठा दें, आप देखें कि माएँ जो सबसे गलत काम कर रही हैं, बचपन से ही बच्चा ज़रा रोया उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं। अब वो बच्चे को मोबाइल, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एडिक्शन हो जाती है। और दूसरी बात देखें ना डॉक्टर साहब, एक और प्रॉब्लम, पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो उसकी वजह से लोगों ने अपना आना जाना ज़रा लिमिट कर दिया है। जो माएँ बच्चों को पहले फुटबॉल या कोई इस तरह की स्पोर्ट्स खिलाने के लिए लेके जाती थी, उनका पॉइंट ये है कि भाई अगर उस इदारे की खर्चा नहीं भी बढ़ा, तो क्योंकि हमें बार बार गाड़ियों में या बाइक में या किसी भी चीज़ में ले जाना है, तो वो एक एक्सपेंस हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हर चीज़ घर की तरफ लिमिट हो गई है। ये स्मॉग जो लाहौर में और जो पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा है, कराची में भी खैर काफ़ी ज़्यादा इशू है एयर पोल्यूशन का, लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, जिस बंदे ने घर के अंदर रहना है सारा वक्त, जी, क्या उसको हवा नहीं आ रही? घर के अंदर तो आपको पता है मतलब वेंटिलेशन हर घर में होती है, बिल्कुल आ रही। आप कितना को वो स्मॉग को रोक सकते हैं? बेहतर यह है कि मास्क का इस्तेमाल करें। मैं तो बच्चों को डेली बाहर खिलाती हूँ, डेली मैं 45 मिनट्स टू 1 आवर बच्चों को भगाती हूँ बाहर। और आप जब चाहे वो डॉग्स के साथ खेलें, चाहे वो उछल कूद करें, चाहे वो हमारी वो जो स्लाइड चीजें लगी हैं उनके ऊपर उछल कूद करें, कि भाई बाहर निकलो, उछलो, कूदो। बट अगर किसी को फ्रेंड्स को भी कहती हूँ कि भाई बच्चों को भेज दो, चलो बच्चे आपस में खेल लेंगे, तो कहते हैं बाहर तो नहीं खेलेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और मैं कहती हूँ बाहर क्यों नहीं खेलेंगे, तो कहते हैं नहीं देखो ना सर्दी है, अच्छा देखो ना स्मॉग है, नहीं अंदर अंदर ही रहें। तो बच्चे मिलने के लिए भी आए और अंदर अंदर रहें तो क्या फायदा है? और उसमें जो मेन पॉइंट है बाहर खेलने में, एक तो चाहे स्मोक है, मास्क, चाहे घर के अंदर भी बाहर, जो मेन फैक्टर हड्डियों में बढ़ाता है वो विटामिन डी है, और जिसकी सोर्स या बाहर से आपको सूरज से मिलेगी, इवन शेडेड सूरज से, या फिर कुछ ही खुराक उसमें मिलेगी। तो अगर आप बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे तो विटामिन डी कैसे मिलेगी? अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब विटामिन डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग, क्योंकि दिस इज योर फील्ड, बहुत से लोग छोटे बच्चों को यंग एज पे ही विटामिन डी के ड्रॉप्स देना शुरू कर देते हैं। अब तो पीडियाट्रिशियंस रेकमेंड करते हैं कि दें। बिल्कुल करें। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए पहले तो आप इसको ये सोचें कि ये विटामिन डी करती क्या है। ये हड्डी के अंदर आपके मिनरल या हड्डी की आपको बनाती है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होगी? उसकी होगी जो बढ़ रहा है। तो ज़ाहिर बात है लोगों का ये ख्याल है कि शायद बड़े आदमी को ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले कॉन्सेप्ट चेंज करें। जब बच्चा पैदा हो गया, तो स्ट्रॉन्ग करें, एग्जैक्टली, घर की नींव कमजोर होंगी तो आप हैरान होंगे कि विटामिन डी, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट उसकी बड़ों से ज़्यादा है। तो खातून, हामला और जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। अब होता क्या है कि विटामिन डी जब आप बाहर से नहीं ले रहे, आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, आप सन में बच्चा नहीं जा रहा, और उसको खुराक भी आप प्रोसेस दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जैसे अंडे नहीं दे रहे उसको, मछली नहीं खाने को दे रहे, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो आपको सप्लीमेंट देना ही देना है। अगर आप नहीं देंगे तो वो बच्चा छोटा रह जाएगा, वो बच्चे में जो है जिस्म में दर्दें होंगी, उसको स्प्रेन भी हो सकता है, उसके अंदर हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी और वो बीमारियों का शिकार हो जाएगी। रिकेट्स क्या होती है डॉक्टर साहब? क्या हड्डियां टेढ़ी होना रिकेट्स होता है? एग्जैक्टली, आपने अच्छा दिलाया कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हड्डियाँ सॉफ्ट या नरम पड़ जाती हैं और उससे वो टेढ़ी हो जाती हैं, उसको ही हम रिकेट्स कहते हैं। तो एक्चुअली अगर कोई पूछे कि जी कोई कहे हमारे पास मरीज़ या बच्चे या जो नाज़रीन मेरे देख रहे हैं वो चाह रहे हैं जी मैं बताएं ये विटामिन डी करेगी क्या बच्चों के साथ,
वो बच्चों के अंदर दर्दे बना के हड्डियों को सॉफ्ट या नरम कर देगी। वो इस काबिल नहीं होगी कि उनका वजन उठाएं, वो टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी, तो वो कद उनके छोटे हो जाएंगे, जिस समय छोटे हो जाएंगे इस तरह करके जो उसकी शक्ल बो लेग्स हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, टेढ़ी हड्डियां जिसे कहते हैं वो होना शुरू हो जाएंगी, और जिस समय दर्द है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, इजीली फ्रैक्चर भी वो कर लेंगे। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया, जी जी, इसके बारे में मैं आपसे ब्रेक के बाद जानना चाहूँगी कि ये क्या चीज़ होती है। हमने बुजुर्गों में तो हड्डियों का भुरभुरापन सुना है, लेकिन जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोपीनिया हो गया, तो ये क्या कोई बच्चों में हड्डियों में भुरभुरेपन की कोई डिजीज़ होती है? रिकेट से तो हमने कहा कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जी। बट बिल्कुल जिस तरह भुरभुरी हो जाती हैं, कुछ हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, बीमारियां जिनमें बच्चों की हड्डियां कॉन्स्टेंटली टूट रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे टूट रही होती है, बिल्कुल एक हड्डी टूटी, उसको जोड़ते जोड़ते दूसरी हड्डी टूट गई, ऐसे ही, बिल्कुल इस किस्म के भी मामला। तो ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। और व्यूअर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ आप गौर से सुनिएगा और डॉक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। हम बच्चों का भला करते करते ना बच्चों के साथ कुछ बहुत ही गलत करना शुरू हो गए हैं, और हमें इसके ऊपर गौर से सोचना चाहिए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक में डॉक्टर साहब से हम चेकअप्स करवा रहे होते हैं, जब लाइव आ जाते हैं तो फिर वो गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी क्या ज़िंदगी है? मॉर्निंग एट होम वाले तो आपको बड़ा तंग करते हैं। एब्सोल्युटली, ये भी बड़ी बात है कि किसी के काम आ जाएं, आप किसी को मशवरा दें। अभी आपने ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया क्या है? हाँ जी, बट उससे पहले व्यूअर्स, हमारे साथ अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो प्रोफेसर डॉक्टर कामरान बट हैं। आप आयरलैंड में भी प्रैक्टिस करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं। आजकल क्योंकि पाकिस्तान आए थे तो हमने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि आएँ और हमें गाइडेंस दें इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप खुद एक कंसल्टेंट ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गाइडेंस लें। ये ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है? हाँ जी, ऑस्टियोमलेशिया जो है, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रिकेट्स की, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है तो बच्चों में हम उसको रिकेट्स कहते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है या बड़ों में जब ये मसला होता है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा इनमें कन्फ्यूजन, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। ये एक ही टर्म है, सिर्फ वो बच्चों के लिए है और ये बड़ों के लिए है, तो ये दोनों टर्म्स में है। लेकिन जो ब्रेक से पहले एक और टर्म आपने इस्तेमाल की, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का भुरभुरापन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो क्या वो बच्चों में भी होता है? क्योंकि हमने तो हमेशा सुना था ऑस्टियोपोरोसिस 40-45 साल की उम्र के बाद डायग्नोज होता है, या 60 साल की उम्र के बाद, और वो भी ज्यादातर खवातीन में, क्योंकि वो बार बार बच्चे पैदा करती हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं वो। तो छोटे बच्चों ने क्या किया होता है? वो तो सिर्फ पैदा हुए होते हैं। बच्चों में पहली बात तो ये है कि लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस का भी सही समझ नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि उनकी हड्डियां बुरबुरी और उनमें इस तरह का मादा आ जाता है कि होती नॉर्मल है, वो ज़रा बुरबुरी हो जाती हैं, टूटने लगती हैं। तो एक तो नेचुरल प्रोसेस है कि बहुत से लोगों को सीनाइल, जैसे आपने बात की कि एज बढ़ने के बाद होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस में कुछ लोगों को होना है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में जो बीमार बच्चे हैं या कोई प्रॉब्लम है उसमें भी देखा जा सकता है, लेकिन बहुत कम इंसिडेंस है। ज़्यादातर को रिकेट्स है, जो हमने पहले बात की, जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा डॉक्टर साहब, एवीएन क्या है? एवास्कुलर नेक्रोसिस, ये भी बच्चों में सुनने को आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दो एवीएन जो है ये हट के आज एक टॉपिक है, मैं आपको इस पे कमेंट करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक रेज किया है। ये लोगों को नहीं पता, ये बच्चों और बड़ों दोनों में हम बात करेंगे। जब इंसान के जो जोड़, जो कूल्हे का जोड़ है, उसके अंदर जो बॉल एंड सॉकेट, यानी एक जो बॉल, एक गोला सा बना हुआ है और एक सॉकेट जो उसके अंदर वो जाता है गोला, उसकी खून का सप्लाई, उनमें खून जाना बंद हो जाता है। खून की जब रवानी बंद हो जाती है तो वो हड्डी का जो हेड है, जो उसका हड्डी मुर्दा हालत में आ जाती है, उससे पेन होती है, हड्डी जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है। जो बच्चों में होता है वो एक ख़ास बीमारी से होता है, उसे हम परथीस डिजीज़ कहते हैं। ये बच्चे होते हैं पतले से, बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन एक नेचर का निज़ाम है कि ये कुदरती तौर पे 2-3 साल के बाद ये खुद वो ग्रो करके दोबारा ठीक कर देता है। ठीक है। बड़ों में जो हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से हम बाहर हैं, लेकिन बड़ों में ये जो एवीएन यानी एवास्कुलर नेक्रोसिस, आम फहम लफ्ज़ों में कि यहाँ खून की रवानी की बंदिश,
तो ये तो डायबिटीज़ में नहीं होता? जी, डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है जैसे कहा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा बहुत से नौजवान लोग फिर रहे हैं जो खेलों की वजह से, अपनी बॉडी बिल्डिंग की वजह से स्टीरॉयड लेते हैं, जो लोग हकीमों की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 अदर रीज़न्स हैं डायबिटीज़ के अलावा, आपने बहुत सही फरमाया। तो इनमें भी जो है वो एवियन जो है यही, यानी खून की रवानी बंद हो जाती है। हमारे पास नौजवान लोग आ रहे हैं, परथीस तो नेचुरल है, वो एक बीमारी है बच्चों में होती है जिसमें एक नेचर ने उनको ठीक कर देना है। ठीक है। तो इनमें भी जो है उसका इलाज में डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे, किस लेवल पे उसकी तशखीस हो रही है और क्या इलाज करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के पाँव, जी। कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं जिनके पाँव टेढ़े होते हैं, तो जी, बहुत से लोग जो है वो जो औरतें होती हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में उनको कहते हैं कि जी उन्होंने एहतियात नहीं की, या उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, बच्चों के पाँव टेढ़े हो गए और बेचारा सारा मलबा औरत पे आ जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। क्या बच्चों के पाँव टेढ़े प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकते हैं? ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे व्यूअरशिप, आपको पता है पीटीवी हर गांव हर देहात में जा रहा है। ये चांद ग्रहण हो गया, औरत को कोई बददवा हो गई, कोई ऐसा चीज़ हो गया जिससे पाँव टेढ़े हो गए, अब तो हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि जो कि आसान होते हैं, कि जिस तरह बच्चा माँ के पेट में हमल के दौरान होता है, जो आसानी से ठीक हो जाता है। और दूसरे जो हैं वो बच्चों के पाँव एक ख़ास किस्म के, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उनके पाँव टेढ़े पाँव के साथ वो पैदा होते हैं। और उसके साथ क्लब्ड फीट भी हो जाते इसी हैं। को क्लब फीट कहते हैं। क्लब, हमारे जो गोल्फ का एक क्लब होता है उसकी एक शक्ल होती है, तो उनके पाँव अंदर की तरफ गए होते हैं। उसको देख के हमारे लोग इंतहाई, स्पेशली हमारे रूरल साइड पे, उस पे नए नए मफरूजात करते कि हैं भाई इसको ये तो जी हाँ। मतलब बच्ची है तो ये तो पिछल पैरी हाँ, है, तो इसके exactly. ये कोई इसके ऊपर कोई भूत प्रेत हुआ हुआ है, Exactly. जादू किया हुआ है, इसको कोई रूह चिमड़ कोई गई कहता है है। चांद ग्रहण है, कोई कहता है ये कोई बला है। इसको बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है, इसका इलाज भी मैसर है। और इसको छुपाए ना, हमारे लोग क्या करते हैं कि इसको टैबू समझते हैं, उन बच्चों को छुपा के लाते हैं हमारे पास कि जी डॉक्टर साहब ये कोई ये और जब आप मखलूक है। बच्चे को छुपाएंगे और उसका चलना फिरना बंद कर देंगे, उसका घर से निकलना बंद कर देंगे, तो इसका इलाज क्या है? हाँ जी, इसका इलाज, आज से पहले ऑपरेशन बड़ा कुछ होता था, एक बड़े पाँव ही बांध देते थे। एग्जैक्टली। अब तो अब ये भी होता था कि लोग उल्टे बूट पहना देते थे, जूते। उनकी माएँ, सास या वालदा खातून की बहुत उस पर मुख्तलिफ तरीके से। अब इसका इलाज बहुत आसान आ गया। आप हैरान होंगे कि 95% 95% बच्चे बग़ैर ऑपरेशन के हर हफ्तावार प्लास्टर लगा के, जिसे हम पॉन्सेटी टेक्निक कहते हैं, एक नई टेक्निक है जो यूएसए से, अमेरिका से। अब ये बच्चे जितनी पहले दिन से, जब वो पैदाइश होते हैं, उन्हें आप माहिर डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि हड्डियां नरम होती हैं ना उस Exactly. स्टेज पे। जैसे आपने कहा हड्डियां नरम होती हैं, वो वीकली, आप हैरान होंगे, पूछें आप मुझसे कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 हफ्ते में ये बच्चों के पाँव सीधे हो जाते हैं बगैर ऑपरेशन के। और कभी कभी छोटा सा वहीं आउट पेशेंट में उनका एक पट्टे को नरम करना पड़ता है ऑपरेशन से, वो भी ऑपरेशन नहीं कह सकते। लिहाजा इतना आसान हल 95% बच्चों में आ गया है। हमें ये देख के बड़ा अजीब सी होती है, जब मैं आयरलैंड से भी आता हूँ, कि बच्चे आपके पास 15-20 साल की उम्र में आ रहे हैं और वो अपने पाँव पे नहीं चल रहे, वो पाँव की साइड पे चल रहे हैं। जो कि आजकल के ज़माने में, इस दुनिया में, ये कि जो आप इलाज सस्ता है, प्लास्टर से है, वीकली लगता है, और जब तक बच्चे ने बड़ा होना उसको पता भी नहीं चलना कि मैं पैदा इस कि ऐसी कोई चीज़ हुई थी। तो इन सब चीज़ों का व्यूअर्स अगेन हल है, लेकिन हल की तरफ जाना है और बर वक्त इलाज कराना है। ऑब्वियसली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। तो बच्चों को विटामिन डी दें, उनको उछलें कूदें, एक्सरसाइज करें। और विटामिन डी की बेस्ट सोर्स सूरज है। अगर सूरज नहीं निकलता व्हाटएवर, तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछें कि जी ये तो अगले 2-3, जिस तरह लाहौर में बड़ी देर से हमने सूरज की शक्ल ही नहीं देखी, तो क्या इस स्टेज पे बच्चों को सप्लीमेंट देनी है विटामिन डी की, नहीं देनी है, क्या करना है? उछल कूद करें, उनको खुराक अच्छी दें, नॉनसेंस से बाहर निकलें। उसके साथ साथ अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम के साथ पैदा होता है या पेट में ही माँ के डायग्नोज हो जाता है कि ये मसला चल रहा है, तो उस मसले का फ़ौरन हल ढूंढें। हम क्या करते हैं कि मतलब जो अच्छी वो अच्छी, ये वो इधर उधर जा जू के रैंडम लोगों से हकीम शकीम के पास गए, ये वो कराया और बिल्कुल 2, 4, 6, 8, 10 साल भी निकाल दिए। उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी पहले ले आते तो हम कुछ कर लेते। बिल्कुल ऐसे। तो राइट टाइम पे आप अपने दूसरे टोटके करते रहें, लेकिन राइट टाइम पे पहले मेडिकल प्रोफेशनल के पास तो लेके जाएं। डॉक्टर साहब, आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए एंड में? पैगाम ये है कि हम उस कौम से हमारा ताल्लुक़ है, हम बातें तो बड़ी नेगेटिव करते हैं, ना पॉजिटिव साइड हम लोगों के पास, हमारे पास खुराक भी है, हमारे पास चीज़ें भी हैं।
बच्चों की सेहत, जैसे आपने बताया, पहले तो मैं ये कहूँगा खुराक, उन्हें आप 5 चीज़ें, 5 दिन में 5 चीज़ें सब्ज़ी की दें, 5 चीज़ें फ्रूट, 2 चीज़ें फ्रूट की दें और 5 चीज़ें होल ग्रेन कहते हैं, जैसे आप उसको चावल, रोटी वगैरह चावल, दें। नंबर 2, उन्हें डेली कम से कम 10 मिनट एक्सपोजर से ही आपकी विटामिन डी रिलीज़ होती है। और ख़ुराक में उन पे आप मछली और अंडे का इस्तेमाल शुरू कर दें और डेयरी प्रोडक्ट जिसमें दूध, दही, कैल्शियम वाले प्रोडक्ट दें। फिर आपने बात की उनकी बढ़ोतरी के लिए जंपिंग, उन्हें ना रोकें, उन्हें बाहर निकालें। जब बच्चा एक्टिव होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसको जंप करने दें, भागने दें, लटकने दें, ये नेचुरल है। और अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो मुस्तनद डॉक्टर से पता कराएं कि क्या उसे विटामिन डी की कमी है, क्या उसको उसकी ज़रूरत है। हकीमों से या छुपने से या पहलवानों से इस किस्म से निकलें। चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई हैं। अगर कोई मसला है, पाँव टेढ़े हैं, कमर में कोई मसला है तो फौरी उसका इलाज कराएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है डॉक्टर साहब को बार बार तकलीफ देते रहें, आके हमें वो गाइड करते रहें। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है हम हमेशा ज़्यादा परेशान रहते हैं। वैसे तो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, रेगुलर एडल्ट्स हों, हर इंसान का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जिए। लेकिन हमारे घर के बुज़ुर्ग और हमारे घर के बच्चे, ये 2 ऐसी लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो अक्सर अपनी सेहत का प्रॉपर ख्याल नहीं रख सकते या नहीं रख पाते। सो उनकी नशोनुमा का ख्याल रखना, बुज़ुर्गों का जैसे वो हमारा रखते थे जब हम बच्चे थे, और बच्चों को रोके ना बच्चे बनने से, क्योंकि जब आप बच्चों को इतनी छोटी एज पे घरों में बंद कर देंगे तो आगे जाके वो क्या को ज़िंदगियाँ जिएंगे। खैर, इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जहाँ बच्चों की बात करी है, तो माँ और बेटी की एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी से आपकी मुलाकात कराएंगे। वैसे तो उनमें से एक पर्सनालिटी हमारे मुल्क की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, लेकिन आज एज अ मदर हमने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में टॉपिक रखा माँ और बेटी, और माँ और बेटी का जो बहुत ही खूबसूरत और ख़ास रिश्ता होता है। 2 ऐसी ही प्यारी माँ और बेटी हमारे साथ हैं। बेटी तो खैर मेरी नीस है, मैं उनकी मासी हूँ, और अक्सर मासी मुसीबतें भी बनने की कोशिश करती हूँ। हाथ मेरे आज चढ़ी है ये बच्ची, इसको हम बाद में सेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी आज की हमारी चीफ गेस्ट, हमारी सुपरस्टार आतिका ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी जान का? ठीक। आपकी मामा भी दिखा दूँ लोगों को? इजाज़त है? जी दिखा दूँ? दिखा पक्की दो। बात है? अच्छा चलो भाई, जिस लड़की की ये लड़की है उससे मुलाकात करना भी ज़रूरी है। हमारे मुल्क की प्राइड, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट जिनको माशाल्लाह तमगा इम्तियाज़ और बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। खुद भी छोटी सी बच्ची थी जब इस फील्ड में आई, म्यूज़िक की फील्ड में। बेबी नसीम के नाम से इनको हर कोई जानता था। मेरे लिए तो अभी भी मेरी बेबी नसीम है, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव हर। है तो मेरी सहेली, लेकिन कभी कभी मुझे अपना बेबी लगती है। मैं बात कर रही हूँ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट सुपरस्टार सायरा नसीम की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तोबा ही है, सायरा अतिका को लेके ही नहीं आ रही थी, लेके ही नहीं आ रही। अच्छा, हर बार ना हमें सड़ाए आके ना, जब शो पे आए सायरा जी हमें वीडियोस आके दिखाई थी, देखो आतिका ने ये किया, देखो आतिका ने वो किया, इसने फलां जगह कंपटीशन किया, फलां जगह पे जीती, देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी आवाज़ है। हम कहे अच्छा जी कभी शो पे ले आओ। वो तो कहती है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नहीं ये वो। मैंने कहा यार वो अपनी खाला के शो पे नहीं आएगी तो फिर वो किसके शो पे आएगी? तो व्यूअर्स, ये ज़बरदस्ती आज मैंने अपने बच्चे को टीवी पे बुलवाया है। राइट के रॉन्ग? नहीं, ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती। मगर खाला के शो पे तो आना ही था उसने। देखो ज़ाहिरा, मेरा आपको पता है पॉइंट बड़ा सिंपल है। हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की अपने आप को मनवाने बिल्कुल में, बिल्कुल। क्योंकि घरों से फिर भी एक हद तक ये पॉइंट था कि ये किस तरफ निकल गई हैं लड़कियां। हमारी सिंपल बात ऐसे ही, है, ऐसे ही। हमारे वक्तों में यही सोच थी ऐसे कि ही। ये प्रोफेशन ठीक नहीं है, लड़कियां ख़राब हो जाती हैं, या एक सर्टन किरदार की ही ख़वातीन इस फील्ड में आती हैं। बिल्कुल लेकिन कम से कम हम ये सफ़र अपने बच्चों के लिए तो आसान कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं। और आतिका माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी टैलेंटेड है और जितना इस बच्ची के अंदर स्कोप और पोटेंशियल है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी अगर इस बच्ची ने म्यूज़िक को परसू नहीं किया। मगर जुगन क्योंकि मैं सारा ना- आपकी गोद से, आपकी कोख से ये बच्ची सुनती आ रही है। मगर मैं चाह रही हूँ कि अपनी पढ़ाई में करे। मैं प्रोफेशनल तरीके से कुछ नहीं चाह रही बच्ची के लिए।
वो गोल्ड मेडल इसने माशाल्लाह स्कूल की तरफ से विन किए, 2 साल से विन कर रही है। वो खुदा दाद इसकी आवाज़ जो है, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे जहन में कुछ ऐसा नहीं है, मगर पढ़ाई में चाह रही हूँ कि बहुत पढ़ाई करे। और रही गाने की बात, तो वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ये है अपनी हद तक उसका शौक है, मैं उसको ये कह नहीं सायरा, सकती। अगर वो 18, 19, 20 साल की उम्र पे कहती है कि मैंने सिंगर बनना है, आई एम सॉरी, आप नहीं रोक सकते। आपको पता है कि बड़े और मैं आपको रोकने भी नहीं दूंगी। यही बात मैंने अस्मा आपी को कही थी, अस्मा पास को, और मैं ये ऑनर हमेशा ये बात करती हूँ कि आप ही ने मुझे कहा कि नहीं नहीं, मैंने नहीं उसको लेके आना ज़ारा नूर अब्बास। कितनी बड़ी सुपरस्टार है हमारे मुल्क की ज़ारा नूर अब्बास। बहुत अच्छी, बहुत देखा है कोई इस किस्म का बहुत आर्टिस्ट? अच्छी, और बहुत अगर अच्छी। अस्मा आपी उसको ना करने देती, वो तो शादी के बाद मियाँ को घेर के वो बेचारी इस फील्ड में ऐसे आई। ही, ऐसे ही, ऐसे ही। मगर जो अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा हुआ है, बस उसके अल्लाह ताला नसीब अच्छा, अच्छे अब करे। आप चुप कर जाए, मैंने आतका से उसकी मर्जी ओके। पूछनी है। अब माशाल्लाह हमारी बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, वो अपनी राय हमें दे ओके, सकती है। ओके। बेटा क्या सोचा है म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से? अपने दिल की मुझे ख्वाहिश बताओ, भूल जाओ इस वक्त के मामा शामा कोई भी, मुझे ऑनेस्टली अपनी दिल की ख्वाहिश बताओ, क्या चाहती हो, बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? बड़े होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, मगर इसे हॉबी रखूँगी। हॉबी रखोगी। और अगर म्यूजिक की फील्ड में बहुत ज्यादा कामयाबी मिल गई तो फिर कंसिडर करोगी? जी। खाला के कहने पे उधर माँ रोक रही है, इधर खाला लड़ रही है ऑनर। भाई देखिए, पता है मेरा पॉइंट क्या है, म्यूजिक एंजॉय करती हो? जी। सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? मामा का कौन सा वाला? चांद आसमां पे। सुनाओ जरा, सुना दो, सुना दो। आपको याद है ना? तो ये माइक पकड़ के थोड़ा चलो, सा मेरा सुना दो। बेटा। खाला को मैं क्या गाऊं तुम्हारी को? गला मेरा। मुझे कुछ पता नहीं है गला होता, खराब पता है, है बट मैं बुखार जरा भी है आपको, व्यूअर्स को भी जुकाम दिखाना भी चाहती है, हूँ ना तो हमारी सहेली ने क्या शाकार पैदा किया। हाँ। चलो सीधे होके, आप इजी होके जरा थोड़ा सा वो उस्ताई सुना दो। चांद आसमां पे अगर ना होता, हम किसे आप सा हंसी कहते हैं। चांद आसमां पे आपकी ये पाँव ज़मीं पर न पड़ते, हम किसे फिर ज़मीं कहते हैं। चांद आसमां पे। इधर आओ, इधर आओ। जाए जी, जाए। मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, मैं सदके में वारी। मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें करोड़ों कामयाबियों से नवाजे। मेरी बेटी को अल्लाह सुरखरू करे और दीन दुनिया दोनों साथ लेके चले मेरा बच्चा। वेल डन माय प्रिंसेस। सायरा, अपना टिकी पैक जब इस तरह गाते हुए सुनती हो तो क्या फील होता है? मतलब मेरी अगर आंखें भर आई, तुम्हारा क्या हाल होता होगा? जरा सच्ची सच्ची बताओ ना, क्योंकि मेरे तो बच्चे कोई भी इस तरफ के नहीं निकले ना, तो नहीं, मेरा मैं तो ना- जिंदगी का दुख है ये। जुगन मुझे लगा बड़ा अच्छा लगता है, मगर ये है कि मैं दुआ ये करती हूँ अल्लाह पाक बच्चियों के बहुत अच्छे नसीब हों। आमीन। हाँ, तो ये है कि मैं जब इसको सुनती हूँ ना तो माशाल्लाह ये नहीं कि यहाँ बैठी है, अच्छा ये भी नहीं कि ये सर चढ़ जाएगी कि मैं इसको तारीफ अगर इसकी कर रही हूँ, नहीं। तारीफ भी ऐसे कंजूसी कंजूसी से आप मेरी बच्ची की करती हैं, मुझे तो तरह प्यो प्यो के। अच्छा ऐसा है कि मैं ये माशाल्लाह कुछ सीखी नहीं हुई, कुछ भी नहीं सीखा हुआ, कभी भी किसी से नहीं, बस सुन कुछ के। भी नहीं। स्कूल का ही। और इसने गोल्ड मेडल पिछले साल इसका गजल स्कूल में भी बहुत अच्छा है। हाँ। और वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज पे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, वेरियस डिफरेंट डिबेटिंग शिबेटिंग होती है, उस पर बड़ा फोकस है। पिछले साल गजल में विन किया है, इस साल इसने ठुमरी गाई है माशाल्लाह। और सीखा भी कुछ नहीं है, ठुमरी गाई है। मैं ये देखती हूँ ना, जब तो हमने तो सीख के तो फिर जाके तो गाना शुरू किया डिड था। यू गाइड करती हो, सिखाती हो? थोड़ा मैंने मतलब थोड़ा सा मेरे उस्ताद जी ने मुझे वो किया, तो मैंने ऐसे है इसको ना, क्लासिकल की एक स्थाई है, तो मैंने इसको कहा ज़रा ये कहो, तो उसमें सरगमे हैं, तो ये तो फर 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 करके कर रही है। मैं इसको मुंह देख रही हूँ, मैंने कहा मैं कह रही हूँ तो वो ऊपर से फास्ट फास्ट करके मुझे सुना रही है। बस ज़हीन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में।
और पढ़ाई में भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। माशाल्लाह हमारा बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है ये। तो मुझे कोई जगह इसको रूदारी में आ जाती है। देखो ना, ये खुदा की तरफ से होता है, ये नहीं कि सीखा हो तो उसी को रूदारी आनी, नहीं, ये खुदा की तरफ से। वो जो स्केल को सुनती है ना, उसमें कोई रूदारी अगर करती है ना तो मुझे कहेगी मामा ज़रा ये जगह भी तो कह के दिखाओ ना मुझे, इस तरह भी कहती है मुझे। अच्छा, मामा के साथ दोस्ती, किस किस्म की रिलेशनशिप है मामा के साथ? इज शी योर फ्रेंड, इज शी योर, मतलब हिटलर हैं, क्या है? मामा के साथ क्या हो? मम्मा के साथ फ्रेंडशिप भी है, हर तरह का रिश्ता। हर तरह का रिश्ता। लड़ाइयाँ होती हैं? कभी नहीं लड़ाइयाँ होती हैं? नहीं, अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है मैडम। नहीं लड़ी। अभी हम जब प्रॉपर टीन्स में आएंगे ना तो लग पता ये जाएगा। अच्छा, मैं जब भी जुकन बैठी होती हूँ ना तो ये आएगी, मुझे पता नहीं चलेगा मैं टीवी देख रही हूँ या कुछ, मैं कोई काम कर रही हूँ, आते मेरे पाँव नीचे जो बिल्कुल होते तो वहाँ पे आकर जुबान लगाने शुरू कर। मैं क्या करती हूँ ये, क्या करती मैं हो कहती हूँ बेटा पाँव गंदे, मम्मा ये नहीं रोकना मुझे, इस चीज़ से नहीं रोकना। ये क्या कहानी है? बस देखो जन्नत कमाती हूँ। आए मैं सदके जाऊं, मैं जन्नत कमाती हूँ, मैं सदके जाऊं। अच्छा, जन्नत बट कमाती। आपकी जिंदगी कैसे चेंज हुई है हैविंग अ डॉटर? इसकी वजह से वाकई बहुत चेंज हो गई। अगर ये ना होती बड़े तो भागों वाली बच्ची है माशाल्लाह। हाँ, बहुत नसीब वाली। मेरे लिए तो एक अल्लाह ने मौजज़ा ही कर दिया और तरस किया अल्लाह पाक ने मेरे पे कि मुझे बेटी दे दी। बेटा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे। आमीन। तो मगर बेटियां जाहिर है यार दोस्त बेटों के होते देखिए, हैं, वो बाहर- बेटों की तो हर बंदा तारीफ करता ही है, हर बंदा कहता है बेटा हो बेटा हो। हमारा पॉइंट ये है कि जो माँ और बेटी का एक हसीन ताल्लुक होता है। अब देखिए माशाल्लाह मेरे भी 2 बेटे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक बेटी का चाह था। हाँ, कि कहते हैं ना अल्लाह ताला जिनसे राजी होते हैं उनको बेटी देते उनको हैं। देते हैं। तो मैं यही पूछती रहती थी अल्लाह में, कहते अल्लाह में आप ऐसे नाराज हैं, मैंने क्या ऐसा किया अल्लाह ने दे दी ना बेटी, कि अल्लाह मुझे बेटी नहीं देते। हाँ, अल्लाह पाक उसके नसीब और अच्छे उन करे। लोगों को बेटियां भी देते हैं जो बेटियों के ख्वाहिशमंद नहीं नहीं होते। और फिर उनको एहसास होता है कि यार बेटी कि कितनी बड़ी बेटी चीज है। ही होती है सब कुछ। मगर ये नहीं मुझे समझ आती वाकई बेटियों का एहसास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं होता। मगर शुक्र अदा करना चाहिए जिस घर में बेटी होती है, उस घर में रहमत होती है खुदा की। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे लिए ये है कि बहुत सारी ऐसी होगी मेरे मसले मसाइल, तुम्हें तो पता ही है जुगन, पता है ना? सारी पता तो है। इसलिए जो मैं- नहीं भी पता हाँ, वो पता चल जाते हैं। हाँ, हाँ। तो इसलिए मेरे लिए ये बहुत ये ख़ास हुई कि मुझे बड़ा हौसला और हिम्मत मिल गई इससे। और ये देखें कि मेरी बचत इससे फैमिली हो गई। पिक्चर में सदके जाऊं, ये बेटा है मेरा पीछे, देखो ना। हाउ हैंडसम माशाल्लाह माशाल्लाह। बस सारा बस तुसी रह गए, बाकी तो सारे ठीक निकल आए घर में। ये देखो ये जो होता है ना सहेलियों वाली हरकतें एक दूसरे को छेड़ना। अच्छा मुझे ये बताइए सारा कि पहली दफा आतिका में म्यूजिक का टैलेंट आपने कब देखा? ये मतलब पहली दफा आपको लगा कि होता ना बच्चे तो जिस तरह नूर भी मिन पिन पिन करती रहती है, हसन भी इधर उधर गाते घूमते फिरता हाँ, रहता ऐसे- है, ऐसे ही। लेकिन बंदे को पता होता है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है। आपको कब महसूस हुआ कि ये 1 मिनट इसकी तो आवाज अच्छी है और होनी भी थी, कैसे ना होती? 3 साल की एज में ना इसकी अजीब ही आदत थी, गुनगुनाना शुरू कर देती थी। कोई ना कोई गाना तोतली आवाज़ में ऐसे अजीब से गाने शुरू कर दिए, मगर सुर में। मैंने कहना ये सुर में ही गा रही है। मगर मैंने इसको जब स्कूल में ये गई ना तो इसको मैंने याद करवाया हुआ था। वो छोटी सी थी जो मैंने वो सरगम और वो क्लासिकल थोड़ा सा ना ऐसे मैं गुनगुनाती तो वो कहती रहती थी। ये स्कूल में अपने टीचर जो स्कूल वाले हैं वो जब इसको रिहर्सल वगैरह करवाते थे, सब बच्चों को करवाते हैं वो स्कूल वाले, तो ये वहाँ जाके ना तो वो ये वहाँ सुना दिया इनको। वो सुन के तो परेशान हो गई, ये क्या है, ये क्या सुना रही है हमें, आप कौन हो? इसको पूछ रहे हैं आप कौन हो? फिर इसने बताया मैं सायरा नसीम की बेटी हूँ। अच्छा तो बेटा जाहिर है उनकी बेटी हो तो आप तो गाओगी, मतलब उस तरह कोई बच्चे नहीं ना इस तरह के थे। तो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे थे वो कि हमारे स्कूल में कोई बच्ची ही गाने वाली। फिर मुझे प्रिंसिपल साहबा ने फ़ोन किया कि इसका हर सूरत हमने इस दफ़ा भेजना है इसको इसमें कंपटीशन में। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजा है, मैंने नहीं, उसकी पढ़ाई सारी ख़राब हो जाएगी। देखें मैम इस तरह ना करें, इसको करने दें। हमारा बात स्कूल ये का कि नाम- देखो को करिकुलर अब हमारा वाला ज़माना नहीं है हाँ। कि अगर माँ बाप ने कहा कि जी आपने म्यूज़िक क्लास में नहीं डालना, डांस क्लास में नहीं डालना, तो बच्चों को साइड पे बिठा देंगे। अब ये स्कूल का रूल है, हाँ। आपने ये सारी चीज़ें अटेंड भी करनी है और आपने इन सब चीज़ों का हिस्सा भी बनना है।
क्योंकि पार्टिसिपेशन क्लास बिल्कुल, की हर बिल्कुल। बच्चे की इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। तो फिर इसने माशाल्लाह स्कूल से कोई पहले तो अपने पहले विन किया था। अच्छा मैं गोल्ड बताओ मेडल क्या से। क्या विन किया, वो जरा हम हाँ। आतिका से खुद पूछते हैं। हाँ जी बताओ, पहला अवार्ड क्या जीता था? पहला मौसीकी में जब किया था वो तो क्या था? अपने स्कूल में, वो जो स्कूल वाला था उसके मुझे अवार्ड मिले थे, और जो ऑल पाकिस्तान में था वो उसके मुझे मेडल्स मिले थे। गोल्ड मेडल्स। गोल्ड मेडल मिले थे। 2 साल से विन कर रही है 2 गजल। साल से विन कर। और अच्छा पहली दफ़ा जब परफॉर्म किया था लोगों के सामने, देखो मामा के सामने गाना एक फ़र्क बात होती है कि वैसी घर में गुनगुना, जब पहली दफ़ा ने लोगों के सामने गाना गाया तो कैसा लगा? नर्वस हुई थोड़ी सी, मगर मम्मा ने मुझे पहले समझा के भेजा था कि लोगों को नहीं देखना, बस ऊपर ऊपर देखना है, मगर लोगों को फील हो के आप उनको देख रही। सिरों पे यहाँ पे देखना, आंखों में नहीं देखना। बिल्कुल सही। मैंने इसको कहा था, और फिर इसने कहा मामा मेरे साथ जाना है। मैंने कहा मैंने किसी जगह पे आपके साथ नहीं जाना है, इसलिए कि ऐसे कहेंगे कि सायरा जी ने फ़ोन करवा दी है, सायरा जी ने वो करवा दी है, कोई आपका सिफारिश तो करवा दी ऑडियंस है। में बैठ के भी हाँ। कमेंट करना पे भी मतलब वही मुझे पता है बड़ा डिस्क्रीटली चुप करके जाते हो, चुप करके आते हो, बिकॉज वही चीज़ है ना कि सेलिब्रिटी आ गया, सेलिब्रिटी के बच्चा स्टेज पे है तो भाई अब तो हमें करना ही कहेंगे पड़ेगा। इसने सिफारिश करवा दी। मैंने कहा तुमने जीत के आना है और मुझे पता चले, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो वाकई में जितनी दफ़ा गई ये विन करके आई, मैं नहीं गई किसी जगह पे। तो साथ कौन होता था? वो भांजी मेरी, वो साथ में जाती थी, भाई भांजी के बेटे जाते थे, वो साथ जाते थे, मैं नहीं। और अच्छा ये भी है, ये इतनी सियानी है कि जब इसके स्कूल के वो टीचर आते थे ना, तो इसने गज़ल गाई, मैं ख्याल हूँ किसी और का, वो 7 मात्रे है, बहुत मुश्किल रिदम है बहुत। अच्छा। इसने वो रिहर्सल करनी शुरू, हम बड़ा तंग कर रही है, वो घर आकर रिहर्सल भी करवा रहे हैं कि आतिका आपने इस तरह गानी है, तो वो मुझे भी तंग कर रही, उनको भी, कि टेम्पो में ही नहीं कर रही। ये हर दफ़ा इसी तरह करती थी। वहाँ जाके ठीक गा रही, फिर मैं और सर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं जब वो घर आ रहे हैं कि देखो ज़रा, देखो ज़रा सरबा जी ये क्या कर रही है, हमें तंग करती है, वहाँ जाके परफेक्ट गाती है। तो जब परफेक्ट आता है गाना तो घर पे क्यों नहीं गा लेती परफेक्ट? नहीं जी, हमें तंग करना है फुल। पता नहीं जान के करती हो या और वैसे ही हो ठुमरी भी जाता है? इसने याद नहीं, एक की है। मिनट, जान के करती हो खुद? नहीं, हो जाता है बस। हो जाता ਐ ਵੀ ਨਾ ਸਾਇਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅੰਡਰस्टैंडिंग माई कुड़ी। अच्छा जी, Yes. माई कुड़ी। माई कुड़ी से मैं अभी ब्रेक में मजीद बात करनी है। आप जरा बताएं कि अब आप हमें क्या सुनाने वाली हैं बातों के अलावा? मैं ना अभी पिछले दिनों में मलकातरम नूरजहां का ट्रिब्यूट हो रहा था, हम काफ़ी, मैं यहाँ भी बैठी हूँ, तो मैं चाह रही हूँ एक मैडम जी का गाना उनको ट्रिब्यूट कर दें उनके नाम। ओवर टू यू मेरी जान। जी हाँ, हमारे साथ इन डायलॉग हैं सायरा नसीम की बहुत ही टैलेंटेड बेटी आतिका ज़ैनब। और ये वाली परफॉर्मेंस क्या थी बेटा? ये जो स्टेज पे थी, ये लास्ट आपकी परफॉर्मेंस थी राइट? जी। तो वो इसमें आपने क्या परफॉर्म किया था बेटे? मैंने बड़े गुलाम अली साहब की थी। नहीं, ये गज़ल की लगी सेमी थी अभी। क्लास। इस गज़ल की है? हाँ, अभी गज़ल की ये लगी थी पिछले साल वाली। पिछले साल ये लास्ट नहीं थी, ये फर्स्ट ये फर्स्ट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस थी। ये फर्स्ट थी जिसमें हमारा बच्चा बड़े कॉन्फिडेंटली। अच्छा, एट एनी पॉइंट ये नहीं लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी या डर लग रहा है? नहीं, जब शुरू किया तो बस इजी हो गया। थोड़ा सा डर लगा था, मगर ये नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। हाउ अमेजिंग। अच्छा जी, तैयबा जी आप क्या कहना चाहेंगी हमारी टैलेंटेड और ब्रिलियंट यंग लेडी के लिए? कितना प्यारा लगता है जब दोस्तों के बच्चे आते हैं और आप देखते हो कि वो माँ बाप से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। जी सॉरी, है देख लेना। जो कि जैसे हम सुबह बात कर रहे थे रोल मॉडल की, तो ऐसी माएँ जो हैं वो आप जैसी माएँ भी रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं पीटीवी का आप लोगों का सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमें ऐसे स्टार्स को लाइव देखने का मौका मिलता है इस चैनल और इस प्रोग्राम के तवसत से। तो थैंक यू सो मच। एंड यू सी, थैंक यू सो मच तैयबा जी। आप खुद एक इतनी बेहतरीन माँ और एक इतनी बेटर देन अ मदर, यू आर अ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। और जब इंसान अच्छा होता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें उसकी अच्छी ही हो जाती हैं। लेकिन तैयबा जी देखिए, एक चीज़ जिसका मैं पीटीवी को बहुत क्रेडिट हमेशा देती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत से लोग जो हैं वो लॉन्च हुए हैं। बेबी नसीम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। शी स्टार्टेड आउट एज बेबी नसीम, देन एज सायरा नसीम। इन्होंने बार बार अपने
आपको प्रूव किया और कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट किया, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। अगली जनरेशन माशाल्लाह हमारे साथ बैठी है, टैलेंटेड, ब्रिलियंट, अल्लाह इसको, बच्ची को कामयाब करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है, अल्लाह इसको कामयाब करे उसमें, और साथ साथ अगर म्यूजिक को भी परस्यू करे तो हम भी बड़े खुश होंगे। वो खाला की ख्वाहिश है। वो खाला की ख्वाहिश है, इतनी खूबसूरत आवाज़। आई नो दैट सारा, मेरी आपसे जब भी बात हुई है आपने हमेशा मुझे एक ही बात की है कि जुगन मैंने इसको उस फेज से नहीं गुजारना जिससे मैं गुजरी हूँ, हाँ कि बार बार इसको मैं, मतलब ये वो जो एक आपको भी याद है अपनी बिल्कुल, लाइफ, बिल्कुल, ऐसे आपका ही, पैशन तो ऐसे- था ऐसे। लेकिन कितना टफ था। बहुत बहुत मेहनत के स्कूल साथ मिस आए। हो जाता था, हजार चीजें मिस हो जाती बहुत थी, मेहनत से। तो पढ़ाई 100% फोकस है, उसके साथ साथ अपने म्यूजिक को भी साथ लेके चले। देखिए बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कोई पियानो बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, वहाँ तो पे अगर ऐसे हमारी ही बच्ची मैं इतना देखती हूँ खूबसूरत गा- बहुत सारे। अच्छा ये कहती है जी मुझे वायलिन भी सिखाएं, मैंने स्पेनिश भी सीखनी क्या है। क्या सीखना है? कौन से मैं instrument कहती है, मैं सीखने सब का कुछ शौक बजा है? लूँगी। मैं कहा अच्छा शौक कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का है? ड्रम सीखने का शौक है और गिटार और पियानो बस। वाओ, एटलीस्ट वो तो सिखा दो, हाँ क्यों नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स तो सिखा दो। हाँ, अगर क्यों? गाना नहीं सिखाना तो ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स ही सिखा दो मेरी बहन, तेरी मेहरबानी। उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। बाहर के डॉक्टर्स ने ये बात प्रूव की है कि जो बच्चे म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में, स्पोर्ट्स का में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता इसने। किस चीज़ में? फुटबॉल में भी और रेसिंग में भी। वेल डन मेरा बच्चा, हमारा ऑलराउंडर बच्चा है। चलो, माँ सिर्फ गा सकती है, बच्ची हमारे हजार जोहर दिखा रही है, उसके साथ साथ गाएगी भी। आई एम सॉरी, हमारी चीफ गेस्ट आज आतिका हैं, आप नहीं हैं। ओके आपको हमने एमी बुला लिया सपोर्ट अच्छा, अब सिस्टम बस के एमी तौर वैसे। पे। एमी शौकिया फनकार टाइप ना। हाँ जी आज शौकिया मैं ही हूँ। आज आप सिर्फ शौकिया, आज आप और मैं शौकिया, फोकस हाँ, हमारा हाँ, आपका ही। हाँ। अच्छा जी, किचन में क्या सिचुएशन है? किचन में हमारा स्टफ चिकन जो है वो हमारा नहीं, चिकन का स्टफ चिकन है, हमारा स्टफ चिकन नहीं है। मतलब हमारी आज की रेसिपी स्टफ चिकन सौते वेजी के साथ बिल्कुल रेडी है, और साथ पेरी बाइट्स जो हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं। इसको आप किसी भी सॉस जो आप पसंद करते हैं उसके साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। खाने की बात हो रही है तो आतिका मैडम आपको खाने में क्या पसंद है? फेवरेट चीज़ें 3 बताओ अपनी फेवरेट, जो किसी भी टाइम खा सकती हो। दसो सच्ची बताना, टीवी पे बताने वाली बातें नहीं, जो असल में जो पसंद है खाने में। मतलब देसी में किसमें? किसी में भी, वो तो हर वक्त देसी की बात करती हैं। आपको क्या पसंद है? जरूरी तो नहीं है ना कि वही पसंद हो जो मामा को पसंद है। जल्दी जल्दी। पिज़्ज़ा। पिज्जा, तो वो पिज्जा की शौकीन है, तुसी देसी के शौकीन हो, तो खाना फिर कौन खाता है और क्या खाता ये है? देसी बड़े शौक से खाती, मटन कह के खाती है और कि बनाता कौन है? मटन खाना है मैंने हर इनके सूरत। हाथ का कभी कुछ खाया है बना हुआ? खाए, खाया है, अच्छा नहीं होता? बहुत मज़े का। अच्छा, उसने इतने आ भर के खाए बस एक दफ़ा। बस ओ एक, यही कह रहे ना एक दफा उस तो बाद नहीं, एक दफा क्यों सिर्फ खाया? आप नहीं तो बड़ा, इंशाल्लाह मैं खुद बना आप तो बड़े अच्छे खाने बनाती हैं। भाभी है ना घरों में तो वो सब बना के खिलाती रहती हैं उसको। अच्छा, तो ये बताओ कि मामियों का के हाथ का सबसे ज्यादा किसका खाना पसंद है? कौन सी वाली मामी का? छोटी वाली छोटी वाली मामी। वो क्या बनाती हैं इतना मजे का जो आपको पसंद है? हरीसा। हरीसा। हमारा बच्चा प्रॉपर मुरगन खजाएं खाता है। ओ जी मटन शौक ना खाती, यखनी वाला पुलाव खाती है, आलू कीमे वाले हाँ आलू गोश्त बहुत शौक ना। अच्छा इसकी एक आदत है, ये बाजार की रोटी नहीं खाती, हैं? तंदूर की। अच्छा, ये कहती है तवे की रोटी घर की मैंने खानी है। और वो पहले इसकी आदत है कि एक सादी रोटी पहले खाती है सालन के बगैर। अच्छा। भूख लगी हो ना तो सादी रोटी खा ली। नहीं, बट ये इसकी पैदाइश से आदत है क्या? पैदाइश से इसकी आदत है कि रोटी खानी है ना तो सादी उसको उठा के खाएगी, फिर सालन बाद में। अगर भूख लगी नहीं है सालन तो वो रोटी खा लेगी खाली। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है ना हमारे सब बच्चों। अच्छा, ये बताइए कि आपका आजकल किन चीज़ों पे फोकस है, और फिर आपका आप बताइए कि आजकल किन चीज़ों पे काम कर रही हो? एग्ज़ाम्स, पढ़ाई, कोई और कॉम्पिटिशन्स आ रही हैं? पहले आप बताओ, फिर मामा की तरफ आऊँगी। आजकल किन चीज़ों पे? आजकल तो छुट्टियाँ हैं ना, तो छुट्टियों के बाद क्या प्लान है? छुट्टियों के बाद पढ़ाई, क्योंकि पेपर्स पास हैं तो उनकी तैयारियाँ। लास्ट टर्म के पेपर्स होंगे तो इस वजह से ज़्यादा टफ होंगे, तो उनकी तैयारियों में बस। ओ लेवल या ए लेवल? ओ लेवल, ए लेवल या मैट्रिक, या किसके आप क्या करोगी? मैं
क्या सोचा? ओ लेवल ओ लेवल। ओ लेवल ही करो। मैट्रिक तो नहीं ना करना है। अगर ये हमारा बच्चा जो है मतलब सही पढ़ जाता है वटेवर, तो क्या इसको एफए या ए लेवल्स के बाद बाहर भेजोगी पढ़ने के लिए? मैं खुद जाऊंगी साथ, नहीं खुद क्यों इसलिए कि मैं इसको स्कूल मैं साथ छोड़ने जाती हूँ। छोड़ के आ जाओगी ना वापस पाकिस्तान, या नहीं, उधर ही मैं बैठ उधर जाओगी? इसके पास रहूंगी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, सॉरी। ले जाना है इनको साथ? ले जाना, ताड़ी मेहरबानी। नहीं बेटा कहती ना ठीक कर देना, वापसी का टिकट कटा के लेके जाना है। अच्छा ये बताइए, नहीं बट सीरियसली अगर ये बाहर जाना चाहती है पढ़ने के लिए या बाहर अपनी पढ़ाई को परसू करना चाहती है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो क्या भेजोगी? सीरियस सवाल पूछ। भेजूंगी। भाई भी है उधर, छोटा भाई है, फैमिली है, तो इसलिए इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं मुझे होगी। मगर मैं कोशिश करूँगी साथ चले जाऊँ। क्या है मसला, क्या है? मैं चले जाऊँ तो क्या है? ये वो वाली माएँ होती है जो कहते हैं तो कुड़ी दी माँ जान ही नहीं छड़ दी कुड़ी दी, ये वो वाली माँ है। नहीं, मैं रह नहीं सकती ना उसके बगैर, असल में मसला है ना आतिका। अच्छा सायरा जी, आपका गाना निकला बहुत ही खूबसूरत, हाँ, बहुत ही खूबसूरत रिसेंटली, और माशाल्लाह बहुत वायरल भी हुआ है, बहुत हिट भी हुआ है यूट्यूब पे, लोग बहुत उसे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आए, कुछ उसके बारे में बताओगे? क्योंकि पहले आजकल जो भी हो रहे हैं बहुत फास्ट सॉन्ग, एक जैसे सारे हो रहे हैं, फोक की तरफ सब भाग गए हैं। ये भी फोक ही है, टच है, वही है। मगर ये है कि मैंने थोड़ा सा ना रोमांटिक टाइप और परदेस का बना दिया है। तो परदेस में आपको पता है बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्होंने बहुत पसंद किया है यहाँ भी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा। मैं ये हूँ अपने फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और उन आर्टिस्टों का जिन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ, बहुत बहुत अच्छा मेरे बारे में बोला, और मेरे फैंस जो हैं उन्होंने बहुत कुछ डिफरेंट बड़ी देर अच्छा। बाद आया है, वरना हर कोई वही चीज बना रहा है, बहुत ये बोरिंग हो गया। क्योंकि सॉफ्ट एक बनना चाहिए, को धूम धड़का ढोल बज रहे हैं, ये वो लोग उससे जरा थोड़ा सा चेंज निकले हैं। वो कहते हैं जी क्या बात है, क्या और अच्छा असल में सायरा इस जी सीजन में लोग निकालते ही सिर्फ धूम धड़के के गाने हैं ना, थोड़ा सा नहीं, रिलैक्सिंग मैंने भी जरा बंदे को परदेस चाहिए वाला निकाल दिया ना। अच्छा, मुझे अब जितने भी आ रहे हैं ना वीडियोस वगैरह, काफ़ी टिकटॉक पे के भी आ रहे हैं, कोई प्लेन में बैठा है तो ऊपर से वो बादलों की वो वाइट सारा बादल हुए हैं, तो उसके चिट्टी चादर तनी हुई है, वो लफ्ज़ ये है ना, तो वो तेनू खुशी जावन दी साड़ी जान ते बनी हुई है, तो वो बना रहे हैं, तो बना के मुझे भेज रहे हैं। मैंने कहा देखो इतना पसंद लोगों को आया वो। तो वही सॉन्ग सुनते हुए अपने शो को क्लोज करें ज़रूर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आतिका को कामयाब करे, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अल्लाह ताला बनाए, म्यूज़िक को भी अपने परसू करे, स्पोर्ट्स में भी अपना नाम बनाए, एक ऐसा ब्रिलियंट ऑलराउंडर हमारा ये बच्चा निकले कि जो भी बंदा इसको देखे वो कहे काश हमारे बच्चे भी ऐसे ही होते। ये दुआ है मेरी अपनी प्यारी बेटी के लिए, अल्लाह इसे खुश रखे, आबाद रखे। अनाथ का इट वाज अ रियल प्लेजर एंड एन ऑनर फॉर मी कि आज आप मॉर्निंग एट होम का हिस्सा बने। आई लव यू मेरा बेटा, खुश रहो, आबाद रहो हमेशा, और माँ की वो जो कहते हैं ना कलेजे की और आंखों की ठंडक बनो, आमीन। इसी नोट पे आपके लेटेस्ट धमाकेदार सॉन्ग के साथ हम शो क्लोज करेंगे।